हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो इस चैप्टर को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। बाकी चैप्टर को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देख लीजिए आप कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में अभी तक। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? यानी कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, क्या कहलाई जाती है? आयनाइजेशन एनर्जी। यानी कि किसी भी एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें कोई एनर्जी चाहिए होगी, है ना। अब वो जो एनर्जी है जिसकी मदद से हम उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, वो एनर्जी क्या कहलाई जाती है? आयनाइजेशन एनर्जी कहलाई जाती है। ठीक। फिर हमने पढ़ा था कि एक एलिमेंट से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसपे क्या आ जाता है? पॉजिटिव साइन आ जाता है। फिर अगर हम उससे एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें तो उसमें क्या साइन आएगा? 2 पॉजिटिव आएगा। ठीक। तो पहले भी आयनाइजेशन एनर्जी हमने दी थी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। अब दोबारा हम आयनाइजेशन एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। यानी कि पहले वाली आयनाइजेशन एनर्जी और जो हमने दूसरी बार दी आयनाइजेशन एनर्जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? जो हमने बच्चों दूसरी बार आयनाइजेशन एनर्जी दी वो क्या होगी? ज्यादा होगी पहले के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि उस एटम से पहले ही इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। ठीक। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वहां पर क्या है? अभी भी सेम है, इसीलिए वहां पर ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव एनर्जी देकर के इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम, इसे क्या कहा जाता है? ये कहलाई जाती है बच्चों सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। क्या कहलाई जाती है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कहलाई जाती है। दूसरी चीज, अभी जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसमें जो लास्ट वाली आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी बाकियों से। क्यों होगी? क्योंकि जैसे कि हम यहाँ पर से देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या तो उतनी ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गए। यानी कि प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो वो क्या करेंगे? अपना जो अट्रैक्शन पार करेंगे। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेंगे अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखेंगे, जिस वजह से जब हम उसे रिमूव करना चाहेंगे इलेक्ट्रॉन को तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं थर्ड पे। यहाँ पर तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन अभी भी उतने ही है, लेकिन सॉरी प्रोटॉन अभी भी उतने ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? और कम हो गए। यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन अब 8 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा टाइटली पकड़ के रखेंगे। अब हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए जो आगे की तरफ जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है 2 वाली एनर्जी 1 से बड़ी होती है, 3 वाली एनर्जी 2 से बड़ी होती है। ठीक। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं एटॉमिक साइज और रेडियस के बारे में। अब एटॉमिक साइज और रेडियस के बारे में हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि एटॉमिक साइज और रेडियस दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? यानी कि अगर साइज इंक्रीज होगा, किसी एटम का साइज इंक्रीज होगा तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था एक एग्जांपल से। अगर मान लेते हैं किसी एटम का साइज, कोई एटम है और इसका साइज है इतना, वहीं दूसरा कोई एटम है और इसका साइज है इतना, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसको देनी पड़ेगी? किसको देनी पड़ेगी बच्चों? इसको देनी पड़ेगी। क्यों? अब देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस देखो और इनके बीच का डिस्टेंस देखो। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि कम है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर का इतना ज्यादा अट्रैक्शन पार नहीं होगा इस पर। ठीक है, जिस वजह से इजीली हम यहाँ पर कम आयनाइजेशन एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो डिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि इन्हों के बीच में अट्रैक्शन पावर है ना, दोनों आपस में क्या होंगे? ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसीलिए जब हम इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस शेल से रिमूव करते हैं तो हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक है, अगर साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पर इस केस में। और अगर साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, जैसे कि इस केस में है। ठीक, तो यहाँ पर हमने इसीलिए ये रिलेशन लिखा था कि साइज
डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। चलो तो ये बात तो हो गई। अब आप जानते हैं कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि टॉप से बॉटम जाने में साइज तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वहीं हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो साइज क्या हो रहा है बच्चों, साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, और दूसरी चीज, लेफ्ट से राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। क्योंकि बच्चों देखो, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को और टाइटली पकड़ के रखेगा। अब जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को टाइटली पकड़ के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगी। और दूसरी चीज, यहाँ पर साइज भी तो डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। तो दो तीन रिलेशन है जो आपको समझने चाहिए और आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन और स्क्रीनिंग। चलो तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, जेड इफेक्टिव जिसे हम कहते हैं, या एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस भी इसे कहा जाता है। द फिनोमिना इन विच पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ स्क्रीन। तो इसमें जो पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, स्क्रीन की तरह क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एक्ट करते हैं। और अ शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और अ शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या करते हैं, एक शील्ड की तरह काम करते हैं, यानी कि स्क्रीन की तरह। जैसे कि बच्चों हमने पहले भी डिस्कस किया है कि देखो, अगर ये क्या हमारे पास न्यूक्लियस है तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे होंगे यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को, अगर ये हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है तो ये टारगेट इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। तो टारगेट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या है जो इनके अट्रैक्शन को रोक रहा है, वो है ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन। तो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इनका भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये इसको क्या कर रहे हैं, रिपल्शन दे रहे हैं और इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हो रहा है कि ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में रिपल्शन होता है, सेम चार्ज है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिपल्शन भी है और अट्रैक्शन भी है, दोनों चीजें हो रही हैं। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से, ये वाला जो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, और ये क्या काम कर रहा है, एक शील्ड की तरह या एक स्क्रीन की तरह काम करता है। इसी को क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है बच्चों। ठीक, चलो इतनी बात तो हम पहले भी हमने ये पढ़ लिया था। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन, अ शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, तो किसकी तरह एक्ट करता है, शील्ड की तरह न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में। द रेड्यूसिंग Thus reducing the effective nuclear charge is known as shielding effect। जिस वजह से ये effective nuclear charge को क्या करता है, reduce करता है, यानी कि कम करता है, इसीलिए इसे shielding effect कहा जाता है। अब shielding effect की वजह से क्या हो रहा है, टारगेट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि बीच में क्या है, वो शील्ड है। जैसे आप और हम अभी किसके थ्रू जो है कनेक्टेड है, इस स्क्रीन के थ्रू, है ना। आप मुझे देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन के थ्रू। लेकिन अगर स्क्रीन के बीच में एक और स्क्रीन लगा दी जाए ऐसे हाथों की, तो ना आप मुझे देख पाएंगे ना हम आपको देख पाएंगे। यानी कि ये जो बीच है, ये हैंड्स है, ये किसका काम कर रही है, ये स्क्रीन का काम कर रहे हैं बीच में। जब ये स्क्रीन आ गई बीच में तो क्या हो जाएगा, हम दोनों का कनेक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कुछ हो रहा है। द पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन रिपेल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि हमने कहा कि जो पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, repel the valence shell electron to keep them loosely held with the nucleus। न्यूक्लियस से इसको लूजली हेल्ड यानी कि दूर रखने के लिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, इवन एविडेंटली ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट। अब जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना कम क्या होगा, लेसर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब शील्डिंग इफेक्ट को क्या कह रहे हैं हम बच्चों, सिग्मा कह रहे हैं, रिपल्शन की पावर है जो। ठीक है, तो अगर जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना ही कम हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, यानी कि जेड इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी।
ठीक है, यानी कि यहाँ पर सिंपली क्या लिखा हुआ है कि Z इफेक्टिव अगर कम होगा, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर अगर सिग्मा ज्यादा होगा बच्चों, सिग्मा ज्यादा होगा तो Z इफेक्टिव कम होगा, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इतने टाइटली बाउंडेड नहीं है, लूजली बाउंडेड है, क्योंकि Z इफेक्टिव कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्यों, जैसे हमने कहा कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को टाइटली नहीं पकड़ रखा, कैसे पकड़ रखा है, बहुत लूजली पकड़ रखा है, तो रिमूव करना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को इजी हो जाएगा। लेकिन वही हम कहें कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है तो रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, तो यही बात है कि Z इफेक्टिव जो है अगर वो कम तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। तो पूरे से हमारा जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा, इस पूरे से ये कंक्लूजन आता है और इस पूरे से ये कंक्लूजन आता है। तो ये दो कंक्लूजन बच्चों आपको नोट कर लेने हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। बात एक ही है, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, Z इफेक्टिव कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक, चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इन दो पॉइंट्स को, फिर आगे दो कुछ और पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, उनको पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। न्यूक्लियर चार्ज वही जो हमने अभी पढ़ा, द ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज द मोर स्ट्रांगली द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। यानी कि जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतने ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उससे हेल्ड होंगे। यानी कि देखो बच्चों, अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अगर इसका हम कह रहे हैं कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अगर ज्यादा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी इससे क्या होंगे, अच्छे से क्या होंगे, हेल्ड हुए होंगे, यानी कि अच्छे से इसके साथ जुड़े हुए होंगे, इसके साथ अट्रैक्टेड होंगे अच्छे से। ठीक, जिस वजह से यहाँ पर हमें जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इससे अट्रैक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन, हमें यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक, वहीं अगर हम दूसरे किसी एटम की बात करें जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है इतने टाइटली इसके साथ हेल्ड नहीं है, अच्छे से इसके साथ क्या है, टाइटली स्ट्रांगली हेल्ड नहीं है, वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है अगर कहीं पर ज्यादा नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज कम है, तो इलेक्ट्रॉन भी इतने अच्छे से क्या होंगे, इसके साथ हेल्ड नहीं होंगे। जब इलेक्ट्रॉन इतने अच्छे से जुड़े हुए नहीं है तो हमें ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, हम कम एनर्जी देकर के भी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो हमें कम देनी होगी। ठीक है, ये अंडरस्टूड बात है। तो द ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना बड़ा होगा उतने ही ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन जो होंगे हेल्ड होंगे न्यूक्लियस से अटैच होंगे, अटैच यानी कि न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्सिक्वेंटली हायर इज द आयनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, क्यों चाहिए होगी ज्यादा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को, अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हायर एनर्जी चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, एनर्जी होगी, वो क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों होगी, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि सेम वही कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, जैसे हम कहें कि कोई स्ट्रॉन्ग एथलीट है, ठीक है, ये कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन है और उसके पास से हमें कोई चीज लेनी है, तो सामने वाले को भी क्या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, है ना, जिसे चीज चाहिए कोई उससे, तो उसे भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ठीक, चलो, तो आप समझ सकते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, अच्छा, अभी तक पीछे हमने जितने भी पॉइंट पढ़े बच्चों, वो वाला वो दो पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट आपस में क्या है, कनेक्टेड है। अगर वो दो पॉइंट समझ में आ गए तो ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, समझ में आ जाएगा, तीनों आपको क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। वो दो पॉइंट समझने में अगर प्रॉब्लम होगी तो ये भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट की। अब पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, द सबशेल्स ऑफ अ शेल आर मोर क्लोजर पेनिट्रेटिंग टू द न्यूक्लियस। अब सब शेल्स जो होती हैं वो क्या होती है, न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर होती हैं।
ठीक, मोर टाइटली द इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड टूवर्ड द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली हेल्ड होते हैं तो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है, सेम वही चीज है। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस शेल में है तो उसकी पेनिट्रेशन पावर क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। कोई पी में है तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी एस के कंपैरिजन में थोड़ी कम, लेकिन इस यहाँ पर भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। लेकिन कोई डी में है तो डी देखो कितने दूर है न्यूक्लियस से, तो यहाँ पर इतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लगेगी। वैसे ही एफ की बात है तो एफ में तो क्या होती है, पुअर स्क्रीनिंग होती है, तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लगती। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो एस पी डी और फिर एफ। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो न्यूक्लियस से ऐसी तो होता है, पहले एस होता है फिर पी फिर डी फिर एफ, है ना, इसी तरीके से न्यूक्लियस के आसपास ये होते हैं। ठीक है, चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम, यानी किसी एटम की जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी, इट इज डिफिकल्ट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। यानी कि अगर किसी एटम की, है ना, अगर किसी एटम की क्या होगी, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्टेबल है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी होगी और आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, स्टेबल की बात करें, अगर हम बात करें कोई स्टेबल है, स्टेबल एटम है, और एक है अनस्टेबल जो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं अभी हम, तो जो स्टेबल होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों ज्यादा होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो फुली फिल्ड, सबसे पहले जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कंप्लीटली फिल्ड शेल्स होते हैं, के एल एम एन, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरी बात करो जो कंप्लीटली फिल्ड सब शेल्स है, देखो एस में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 है, एफ में 14 है, तो इस तरीके से अगर जो सब शेल्स है वो कंप्लीटली फिल्ड है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तीसरा, जो हाफ फिल्ड सब शेल है, जैसे एस में 2 आ सकते हैं तो उसका हाफ कितना होता है, 1, पी में कितने आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं तो हाफ कितना है, 6, डी में कितने आ सकते हैं, 10 तो हाफ कितना है, 5, और एफ में कितने आ सकते हैं, 14 तो हाफ कितना है, 7। यानी कि इतने अगर इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है तो भी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट होता है। और एक है पार्शियली फिल्ड, जैसे पी में मान लो 4 इलेक्ट्रॉन फिल है तो क्या है, वहां पर जो है ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। ठीक, नहीं लगती ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि हम देख सकते हैं बच्चों, अगर इस तरीके से हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई सब शेल है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में निकल लगेगी, देखो यहाँ पर पूरे क्या है, फुली फिल्ड है ना, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड तो है, तो हाफ फिल्ड में भी हमें बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पर भी आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब देखो ये पार्शियली फिल्ड है, ना तो फुली फिल्ड है ना तो हाफ फिल्ड है, क्या है, पार्शियली फिल्ड है, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं देनी पड़ती। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी किसमें है, इजी किसमें, इजी रिमूव करना इलेक्ट्रॉन इसमें है, और डिफिकल्ट किसमें है, इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत टाइटली पकड़े हुए हैं ना इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है, और यहाँ पर सबसे इजी है, यहाँ पर भी डिफिकल्ट है। ठीक, तो ये ऑर्डर आपको होना चाहिए। ये जो 5th पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, और इस पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नीट का एग्जाम आप देंगे, जेई का एग्जाम आप देंगे, नीट जेई में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या अगर हम किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से भी कई क्वेश्चंस आते हैं। तो कई बार कॉन्फ़िगरेशन हमें दी रहती है और कहा रहता है कि कॉन्फ़िगरेशन में से आपको बताना है कि इससे
कौन से वाले कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएंगे, यानी कि किसके आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, पार्शियली फिल्ड का ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, ठीक, जो कि आपको पता चल चुका है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, समझ लेने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।